edit, I think I would say paraphrase किए, that is plagiarism. कि read your own research several times और बहुत सारे रिसर्च पेपर एक ही रिसर्च पे छापती है। इसमें कुछ लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि एक टॉपिक से तो बहुत सारे रिसर्च पेपर आ सकते हैं, तो आप पार्ट्स में छाप सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, उसका आपने एक रिसर्च पेपर छाप दिया, देन सेकंड ऑब्जेक्टिव का एक रिसर्च पेपर छाप दिया, ये ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव का जब आप रिसर्च पेपर छापेंगे तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आप फर्स्ट उसमें जो ऑब्जेक्टिव था उसमें से डालेंगे, बट द मेजर पोर्शन विल बी कवर्ड बाय अ न्यू ऑब्जेक्टिव, सो दैट इज ओके। बट इफ यू आर पब्लिशिंग कि एक ही आपका रिजल्ट था, सपोज यू इन्वेंटेड अ नैनो पार्टिकल एंड उसी की भाषा चेंज कर करके आप कई सारे जर्नल्स में उसको पब्लिश कराने की कोशिश कर रहे हैं विद सेम डेटा सेम थिंग, दैट इज सेल्फ प्लेजरिज्म। एंड द थर्ड थिंग कम्स ओवर हेयर इज कि किसी और का रिसर्च था, उसको एज इट इज आपने अपनी लैब में कर दिया और दोबारा से फिर आपने रिसर्च उसको प्रेजेंट कर दिया। तो आप कर सकते हैं ऐसा अगर पब्लिकेशन पब्लिश हो जाता है, क्योंकि कुछ जर्नल्स होती हैं वो देख सकती हैं कि इस तरीके का वर्क पहले पब्लिश हो गया है, आपने दोबारा से कर दिया, तो ये कोई ऐड ऑन नहीं कर रहा है, कोई नोवेलिटी नहीं रही है इस वर्क में। ये सबसे मेन जर्नल्स का बहाना रहता है छापने का। कभी कभार जेन्युइन भी होता है कि कोई किसी की रिसर्च पूरी की पूरी एज इट इज कॉपी कर ली, उसमें अपना ही बस हल्का सा इधर उधर कर दिया कोई एक केमिकल और उसको प्रेजेंट कर दिया। So that also comes under plagiarism. So we avoid doing all these things. We may combine 3-4 research for a new topic or a new invention or maybe a new discovery, then it is okay. So what is the impact of FFP? अगेन जिस तरीके से हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था या फिर प्रीडेटरी जर्नल पढ़ा था, सेम इम्पैक्ट इसी का भी रहता है। द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ एफएफपी इज प्रोफाउंड as it damages the credibility of scientific research and undermines public confidence in scientific institutions. तो जो क्रेडिबिलिटी होती है साइंटिफिक रिसर्च की वो नीचे चली जाती है, मान्यता, ऑनरशिप ये नीचे चली जाती है, और एक पर्सनल लेवल पे दूसरे इंस्टीट्यूशंस में या अपने ही इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हो जाते हैं उनका। आई वुड से इट्स अ डिसरिस्पेक्ट, ग्रेट डिसरिस्पेक्ट। सो गेटिंग अ जॉब इन रिसर्च दैट बिकम्स रियली क्वेश्चनेबल इन अ सेंस। इट ऑल्सो लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कि जो पहले से ही हो चुका है उसको उसके ऊपर आपने रिसोर्सेज जैसे केमिकल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, मैनी मैनी थिंग्स आर देयर, उसको वेस्ट किया। मिस इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिसी गलत बन जाएंगी और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जिसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन कंडक्ट होगी। डिलेज इन साइंटिफिक प्रोग्रेस, सपोज पीएचडी का टेन्योर इज फ्रॉम यूजीसी 2.5 to 3 years, ज़्यादा आप ले सकते हैं बट मिनिमम आपको इतना करना ही पड़ेगा। सो सपोज किसी का 3 सालों में काम खत्म हो जाता है और उसने इस तरीके का कुछ जॉब किया है मिसकंडक्ट का एफएफपी में से कुछ और पकड़े गए, तो वो बहुत डीले हो जाएगा क्योंकि रिट्रैक्ट होगा पेपर, देन मान्यता भी चली जाएगी एंड इट ऑल्सो इफेक्ट्स द फेलोशिप। Therefore, strict adherence to ethical guidelines and institutional regulations is essential to maintain research integrity, as we are already saying this. So, today we come up with a new topic, a fresh topic in this continuation known as authorship. Author means writer. Author in science also means the inventor and writer of their own research. पहले क्या होता था साइंटिफिक कम्युनिटी में, it was in back 18th century and 19th century when the publications were just being coming out. उस दौरान जर्नल्स शुरू हो रही थी and it mostly come into being in late mid 20th century after World War II, because the bomb making companies, chemical making companies, after World War II, when they had no work to do, they shifted towards
pharmaceuticals, cosmetics, food industry, alcohols, and research publication houses. So before that, scientists used to do the research and they had an assistant for writing the paper. So in that sense we may think कि author तो फिर वो हुए जिन्होंने pen किया paper को. But in scientific community, author is the person who has done the research or written the publication by its own name. जिसका paper में नाम जाता है, that is the author. And also there are type of authors. The first person's name in any publication is the first author, which has the maximum credibility. Another equivalent credibility is given to the corresponding author. Corresponding मतलब जो रिसर्च पेपर किसी जर्नल से कम्युनिकेट करता है, सबमिट करता है. So the corresponding author can be the first author also, or the inventor of the research, writer of the research. Corresponding author can be your guide or any other person trustable who has a certain aura in research, जिनके नाम से थोड़ा सा publication छप जाता है. That type of person is required as corresponding author. Otherwise, you can be the corresponding author and the first author. No problem about that. Then subsequently, we have second author, third author, fourth author, and there is no limit for the authorship. You can put 1,000 names, but there should be no misguiding information about the authors also. They should be real, authentic researchers placed in some institution. So authorship is an important ethical aspect of research that determines credit, responsibility, and accountability for scientific work. Proper authorship practices ensure that individuals who have made significant contributions receive appropriate recognition while maintaining transparency and accountability. So I told you about the author. What is authorship? ऐसे कहते हैं कि हम आपको अपनी रिसर्च में ऑथरशिप दे देंगे, या हम आपको अपनी रिसर्च में एक्नॉलेज कर देंगे, या फिर हम आपको अपनी रिसर्च में साइट करेंगे. ये दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स. सो ऑथरशिप देने का मतलब है कि जो ऑथर वाले जो जगह हैं उसमें किसी का नाम देना. एक्नॉलेजमेंट मतलब रिसर्च पेपर के एंड में रेफरेंसेस के बाद या पहले उनको एक्नॉलेज करना, जहाँ पे हम फंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पेटेंट्स एंड मे बी एब्रिविएशंस, ये सब वाला जो सेक्शन होता है किसी भी रिसर्च पेपर में, उसमें हम किसी का नाम या फिर किसी कंपनी का नाम या फिर कहीं पे हमने अपनी सैंपल टेस्टिंग कराई है, उधर हम एक्नॉलेज करते हैं. हम अपनी फेलोशिप के फंडिंग एजेंसी को भी एक्नॉलेज करते हैं वहाँ पे. सो उधर भी हम किसी का नाम दे सकते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज हम साइट कर देंगे. अगर किसी से आपने कुछ रिसर्च पोर्शन मांगा है या उनका कोई रिसर्च पेपर मांगा है, सपोज किसी जर्नल, काफ़ी सारे जर्नल्स हैं जो कि पैसा मांगती हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए भी. कॉलेजेस में सब्सक्रिप्शन नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा. सो व्हाट यू डू, जो उसका रिसर्च पेपर की वेबसाइट होगी, आप उस पे जाइए, वहाँ पे ऑथर्स का ईमेल कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा. आप डायरेक्टली ऑथर्स को मेल कर सकते हैं कि वी वांट दिस ऑफ योर रिसर्च और रिव्यू और दिस पब्लिकेशन विद फुल साइटेशन. आप उनको दीजिए जैसे कि उनको याद आ जाए. हो सके तो वेबसाइट का लिंक और DOI नंबर भी दे दीजिए, जिससे कि उनको परेशानी ना हो दोबारा से वो रिसर्च खोलने में और वो ज़्यादा सर्च ना करना पड़े, टाइम भी सेव होता है. एंड देन यू राइट वन लाइन दैट after reading your research, because it is very relevant, the topic seems to be very relevant as of my research, therefore we would love to cite your work in our own research publication. You write this line कि हम आपको क्रेडिट करेंगे कि हमने आपके रिसर्च पढ़ा है और उसको यूज किया है. बट इनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा आई वुड से सेंसिटिव मैटर होता है, वो होता है ऑथरशिप का, जिसके ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं. लैब्स में भी हो जाती हैं कि हमारा नाम फर्स्ट पे आना चाहिए था, आपने सेकंड में क्यों रख दिया, दिस एंड दैट, डिपेंडिंग अपॉन
कि मेन रिसर्चर कौन है। ऑल्सो इट्स अ रूल, जब तक आप पीएचडी में हैं और इंस्टीट्यूशन के लिए अगर आप रिसर्च छाप रहे हैं, पीएचडी के लिए अगर आप रिसर्च पेपर छाप रहे हैं, तो उसमें गाइड का नाम आना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सब से बाहर आप कहीं पे छापते हैं, देन इट इज़ डिबेटेबल कि गाइड का नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देन यू डिसाइड। बट फॉर योर पीएचडी, फॉर द इंस्टीट्यूशन, or using any resource of the institution or under the guides lab, you are doing particular research, it's a rule that guide का नाम आएगा ही आएगा, otherwise the research paper becomes invalid. These rules are from the UGC and other universal scientific community. Also इसमें नेगेटिविटी और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ कैसे आता है? सपोज किसी ने बंदूक दिखा के आपको बोल दिया कि हमारे रिसर्च पेपर में नाम डालो, नहीं तो आई विल किल यू. So all these things are unethical practices because we have to make the authorship topic relevant to the ethical practices topic relevant. That's why I am giving you such example. So authorship has to be very fair. You have to be very strong and particular